हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। दोस्तों आज है 29 अक्टूबर। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं 29 अक्टूबर 2022 के मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस के बारे में। पूरी वीडियो ध्यान से देखिएगा, पूरी वीडियो डिटेल में आपको समझाई गई है। अगर वीडियो पसंद आएगी तो इसे लाइक और शेयर जरूर करना। इसकी पीडीएफ और क्विज बिल्कुल फ्री में आपको प्रोवाइड कराई जाएगी हमारे एप्लीकेशन एमजेटी ऐप पर, तो वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो। इसके अलावा हमारे बहुत सारी ई बुक्स और वीडियो कोर्सेज भी हैं, आप उनको भी देख सकते हो। चलिए शुरू करते हैं वीडियो। सबसे पहले क्विकली रिवीजन करेंगे। आज का क्विक रिवीजन करते हैं। हाल ही में यूएनएससी की आतंकवाद विरोधी बैठक का आयोजन मुंबई और दिल्ली में किया गया। अभी हाल ही में लक्षद्वीप में 2 नए भारतीय समुद्र तटों को ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन दिया गया है। भारतीय सेना का 76वां इन्फेंट्री दिवस 27 अक्टूबर को मनाया गया। और अभी हाल ही में मैं भी सुभाष नाम का अभियान शुरू हुआ है लद्दाख में। मनोरंजन प्रयोजनों के लिए भांग के उपयोग को वैध करने वाला देश दूसरा देश बन गया है जर्मनी। अगला, बीसीसीआई ने दोस्तों भारतीय महिला क्रिकेटर्स को पुरुष क्रिकेटर्स के बराबर सैलरी देने की घोषणा कर दी है। और अभी आरआरआर मूवी जो है उसको सैटर्न अवार्ड 2022 में सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फिल्म का पुरस्कार मिला है। दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर विनय कुमार सक्सेना ने अभी संपत्ति कर माफी योजना का शुभारंभ किया है, जिसका नाम है समृद्धि। आईसीआईसीआई बैंक ने अपना एमडी और सीईओ संदीप बख्शी को एक बार फिर से नियुक्त किया है और ये एक बार फिर से 3 सालों के लिए नियुक्त किए गए हैं। भारत के वडोदरा गुजरात में C295 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट बनाए जाएंगे। ये टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चंस थे कल की वीडियो से, जिनका आपने किया रिवीजन। अब बात करेंगे आज के दिन के क्वेश्चंस की। तो पहला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय एनिमेशन दिवस कब मनाया गया? तो दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय एनिमेशन दिवस प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है 28 अक्टूबर को। 28 अक्टूबर को एनिमेशन के बारे में बढ़ावा देने के लिए यह दिवस मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष। एनिमेशन क्या होता है दोस्तों? जब कोई वीडियो एनिमेटेड होती है, एनिमेटेड बोले तो मतलब वो मूवेबल हो लेकिन उसमें कोई व्यक्ति ना हो, कोई कार्टून टाइप का यूज किया जाए, मतलब कि कुछ एक अलग तरीके से प्रेजेंट किया जाए, तो उसे एनिमेशन कहते हैं। ठीक है, तो 28 अक्टूबर को ये दिवस मनाया जाता है इसके बारे में बढ़ावा देने के लिए, इसके बारे में अवेयरनेस फैलाने के लिए। किसके द्वारा मनाया जाता है? इंटरनेशनल एनिमेटेड फिल्म एसोसिएशन के द्वारा मनाया जाता है। सन 2002 से ही मनाया जाना शुरू हुआ है, एनिमेशन को बढ़ावा देने के लिए और इसके महत्व को बताने के लिए। अब 28 अक्टूबर का ही दिन क्यों चुना गया? क्योंकि 28 अक्टूबर 1892 में ना चार्ल्स एमिल रेनॉल्ड थे। उन्होंने सबसे पहले पेरिस के ग्रीविन संग्रहालय में पेंटोमीम्स ल्यूमिनस नाम से एक अपनी एनिमेटेड प्रस्तुति प्रस्तुत की हुई थी। तो इसी वजह से वो दिन चुना गया 28 अक्टूबर का, लेकिन शुरुआत हुई सन 2002 से। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट डे है। अच्छा, अब अक्टूबर मंथ खत्म होने को है, तो ऐसे में अक्टूबर महीने में अभी तक जितने भी डेट आए हैं उनका एक बार हम लोग रिवीजन कर लेते हैं। 1 अक्टूबर को 3 महत्वपूर्ण दिवस मनाए गए। विश्व शाकाहारी दिवस, अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस, अंतर्राष्ट्रीय कॉफी दिवस। और 2 अक्टूबर को 2 दिवस मनाए गए, अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस और विश्व कृषि पशु दिवस। 4 अक्टूबर को विश्व पशु दिवस मनाया गया। 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस मनाया गया। 7 को विश्व कपास दिवस। 8 अक्टूबर को भारतीय वायुसेना दिवस और साथ ही साथ इस बार विश्व प्रवासी पक्षी दिवस भी मनाया गया। 9 अक्टूबर को विश्व डाक दिवस मनाया गया। 11 को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस। 12 अक्टूबर को विश्व गठिया दिवस। 13 अक्टूबर को विश्व दृष्टि दिवस और 14 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय ई कचरा दिवस, साथ ही साथ विश्व मानक दिवस भी मनाया गया। 15 अक्टूबर को डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी की जयंती के अवसर पर विश्व छात्र दिवस मनाया गया और 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस मनाया गया। वहीं 17 अक्टूबर को गरीबी उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया। 20 अक्टूबर को विश्व सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है 5 वर्ष में एक बार। 20 अक्टूबर को ही विश्व ऑस्टियोपोरोसिस दिवस मनाया जाता है। 21 अक्टूबर को पुलिस स्मृति दिवस मनाया गया। 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस और 24 अक्टूबर को ही पोलियो दिवस भी मनाया जाता है। 27 अक्टूबर को भारतीय सेना का इन्फेंट्री दिवस मनाया गया। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य ने जल जीवन मिशन के तहत 100% घरेलू नल कनेक्शन हासिल किया है? तो दोस्तों अभी हाल ही में गुजरात राज्य ने जल जीवन मिशन के तहत 100% घरेलू नल कनेक्शन हासिल किया है। ध्यान रखिएगा, ये हाल ही में लिखा गया है, इस वजह से आप गुजरात लगाएंगे। अगर यहीं लिखा होता भारत का पहला राज्य हर घर जल सर्टिफिकेशन वाला कौन बना, तब आप बताते गोवा बना। क्या बताते? गोवा बना। क्या बना कि हर घर जल प्रमाणन वाला, हर घर जल प्रमाणन वाला, प्रमाणन बोले तो क्या, सर्टिफिकेशन वाला पहला राज्य। ठीक है ना, फर्स्ट स्टेट अगर पूछा जाए तब आप गोवा बताएंगे। अच्छा,
फर्स्ट अगर डिस्ट्रिक्ट पूछा जाए, पहला जिला कौन बना, तो आप बताएंगे बुरहानपुर। बुरहानपुर मध्य प्रदेश का एक जिला है, ये फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट बना हुआ है हर घर जल सर्टिफिकेशन वाला। ठीक है ना, दोनों पॉइंट आप याद रखेंगे। और अभी हाल ही में गुजरात ने भी ये अचीवमेंट हासिल कर ली है, ये जल जीवन मिशन के तहत 100% घरेलू नल कनेक्शन हासिल कर लिया है। यहाँ पर आप आर्टिकल देख पाओगे, जल जीवन मिशन यूपी रैंक एट द बॉटम, यूपी रैंक एट द बॉटम मतलब यूपी सबसे नीचे है। गुजरात 7th स्टेट टू अचीव 100% हाउस होल्ड टैप वाटर सप्लाई। ओके, देखिए जल जीवन मिशन जो है ना, इसका आदर्श वाक्य या कहें मोटो है, नो वन इज लेफ्ट आउट। ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है आपसे कि जल जीवन का मिशन का मोटो क्या है, तो मोटो है नो वन इज लेफ्ट आउट, याद रखना है। जल जीवन मिशन 2019 में शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य है कि 2024 तक देश के सभी गांव में पीने योग्य नल का पानी उपलब्ध कराया जाए। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। अब गुजरात की तरफ चलते हैं। गुजरात अगर आप मैप में देखना चाहोगे तो यहां पर आपको दिखेगा गुजरात। गुजरात की राजधानी गांधीनगर, यहाँ के सीएम है भूपेंद्र पटेल जी बीजेपी पार्टी से, गवर्नर है आचार्य देवव्रत। झीलें की बात करें अगर, तो झीलों में यहाँ पर नल सरोवर झील जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप याद रखेंगे। गिर नेशनल पार्क, वंसदा नेशनल पार्क पूछा जाता है, गरबा, डांडिया, ये सभी प्रमुख लोक नृत्य हैं। अब गुजरात से हम लोग करंट अफेयर का रिवीजन करते हैं। गुजरात में दोस्तों भारत का पहला अभी C-295 गुजरात के बड़ोदरा में बनाया जाएगा। ये C-295 नाम का ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट आपको पता होना चाहिए, कल की वीडियो में मैंने आपको इसके बारे में बताया। इसके अलावा पीएम मोदी ने अभी गुजरात में ही भारत पाकिस्तान के बॉर्डर पर डीसा एयरबेस की आधारशिला रखी हुई है। पीएम मोदी ने वहीं पर मिशन स्कूल ऑफ एक्सीलेंस भी लॉन्च किया था कुछ दिन पहले ही, जब मोदी जी वहां की यात्रा पर थे। वहीं पर 12वां अभी डिफेंस एक्सपो आयोजित हुआ है। डिफेंस एक्सपो 12वां संस्करण गुजरात के गांधीनगर में हुआ, इंपॉर्टेंट है। 36वां राष्ट्रीय खेल भी वहीं पर आयोजित हुआ। इसके अलावा अभी मोढेरा भारत का पहला 24x7 सौर ऊर्जा संचालित गांव भी घोषित किया गया। पीएम गति शक्ति योजना भी गुजरात सरकार ने अपने यहाँ लॉन्च कर दी है। इसके अलावा गुजरात आत्मनिर्भर योजना भी अभी लॉन्च किया हुआ है। और अभी हर स्टार्ट नाम से एक महिलाओं के लिए स्टार्टअप प्रोग्राम लॉन्च किया है। जब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी गई थी गुजरात में, तब उन्होंने लॉन्च किया था अहमदाबाद में। और तो और इसी बार अभी 36वां नेशनल गेम जो हुआ, ये कहाँ पर हुआ, ये भी तो गुजरात में ही हुआ है। क्लियर, ये सारे के सारे पॉइंट आप रिवाइज करेंगे। आगे बढ़ेंगे। हाल ही में शुरू की गई परियोजना महिलाओं के लिए अनुकूल पर्यटन का संबंध किस राज्य से है? ये परियोजना शुरू करी है केरल राज्य सरकार ने। केरल सरकार के द्वारा महिलाओं के अनुकूल पर्यटन का नाम का एक योजना शुरू किया गया है। यहाँ पर देखो आर्टिकल है द हिंदू का, केरला सेट टू बिकम वीमेन फ्रेंडली टूरिज्म डेस्टिनेशन। केरल जो है ये वीमेन फ्रेंडली टूरिज्म डेस्टिनेशन बनना चाह रहा है और इसके लिए इसने महिलाओं के लिए अनुकूल पर्यटन परियोजना शुरू की है, जिससे महिलाओं के लिए सुरक्षित और स्वच्छ स्थलों को सुनिश्चित किया जा सके पर्यटन के लिए। अब इस परियोजना के तहत अगर कोई महिला, कोई लेडी आती है पर्यटन के लिए केरल में, तो उसको महिला ही गाइड मिले, महिला कहानीकार मिले, मतलब कि जो गाइडेंस करती हैं, या फिर टूर लीडर होती हैं, ठीक है, होम स्टे ऑपरेटर होती हैं, टैक्सी ड्राइवर, गेस्ट हैंडलिंग, ये सभी जो है ना उसको महिला ही मिले। और इसके लिए महिलाओं को ट्रेनिंग दी जा रही है, ठीक है, जिससे जो टूरिस्ट के लिए, जो टूरिस्ट महिला टूरिस्ट आ रही है उसको सहजता महसूस हो सके। तो केरल सरकार ने ये किया हुआ है, जिससे महिलाओं के लिए अनुकूल पर्यटन व्यवस्था यहाँ पर किया जा सके। अब केरल आया है तो केरल से भी हम लोग करंट अफेयर का रिवीजन करेंगे। केरल के अभी एर्नाकुलम जिले में दोस्तों आपको पता होगा 12वीं कक्षा तक के छात्रों के लिए ऑनेस्टी शॉप की शुरुआत करी गई है। ऑनेस्टी शॉप में यही होगा कि पैसा देना है जाकर के, लेकिन कोई लेनदार रहेगा नहीं, दुकानदार रहेगा नहीं, सामान उठाना है, पैसा वहीं रखना है, उसके बाद चले आना है। इसके अलावा केरल सरकार ने बच्चों के खिलाफ साइबर अपराध को रोकने के लिए कुंज ऐप लॉन्च किया था। तो कुंज ऐप केरल का ही तो है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। इसके अलावा अभी डीजी पुल्लमपारा योजना के तहत पुल्लमपारा नाम का जो पंचायत है, ये बन गया था देश का पहला डिजिटल साक्षरता वाला ग्राम पंचायत। ये कहाँ का है? ये केरल का ही ग्राम पंचायत है। तो यानी केरल का पुल्लमपारा जो गाँव है, ग्राम पंचायत है, वो भारत का पहला पूरी तरीके से डिजिटल साक्षरता वाला ग्राम पंचायत बन गया है। केरल में नए विधानसभा अध्यक्ष चुने गए हैं, एएन शमसीर, इनका भी नाम आप याद रखेंगे। केरल ने ही जीएसटी चोरी रोकने के लिए लकी बिल ऐप लॉन्च किया है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2022 में आकाश फॉर लाइफ अंतरिक्ष सम्मेलन की मेजबानी कौन करेगा?
तो 2022 में आकाश फॉर लाइफ अंतरिक्ष सम्मेलन होने जा रहा है देहरादून में। देहरादून उत्तराखंड की राजधानी है और देहरादून में ही ये आयोजित होगा। यहाँ पर आप आर्टिकल देख पाओगे द टाइम्स ऑफ इंडिया का, देहरादून टू होस्ट नेशनल मीट ऑन इंटीग्रेशन ऑफ ट्रेडिशनल साइंस विथ मॉडर्न टेक। तो आकाश फॉर लाइफ नाम से ये समिट था और ये 20 अक्टूबर को आयोजित किया गया है। ठीक है, देहरादून में 3 दिवसीय अंतरिक्ष सम्मेलन विचार था ये। ठीक है, अंतरिक्ष से रिलेटेड चीजों पर इसमें बातचीत चली इस समिट में। तो आकाश फॉर लाइफ अंतरिक्ष सम्मेलन कहां पर हुआ? देहरादून में हुआ। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। अब उत्तराखंड में पड़ता है देहरादून, क्योंकि राजधानी है, तो इसके बारे में हम लोग जानते चलते हैं। उत्तराखंड कहां पर है? यहां पर है उत्तराखंड। उत्तराखंड की राजधानी है दोस्तों देहरादून और गैरसैंण। देहरादून जो है ये विंटर कैपिटल होती है और गैरसैंण जो है ये ग्रीष्मकालीन या कहें समर कैपिटल होती है। पुष्कर सिंह धामी बीजेपी पार्टी से यहाँ के सीएम हैं और गवर्नर हैं लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह। जीरो की बात करें तो जितने भी ताल आपको नजर आए सभी आप यहाँ पर लगा दीजिएगा, सिर्फ 3 ताल को छोड़ करके, चंद्रताल, सूरजताल और भोजताल। इसके अलावा जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क यहाँ पर है, जिसका नाम बदल करके अब हो गया है रामगंगा नेशनल पार्क। क्या हो गया है? रामगंगा नेशनल पार्क हो गया है, नया नाम है। इसी का पुराना नाम हेली नेशनल पार्क था और ये भारत का सबसे पुराना नेशनल पार्क है। राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान यहीं पर है। दर्रे में माना नीति निपुलेख यहाँ पर आप याद रखेंगे। छपेली, छोलिया, हारुल लोक नृत्य है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा कोल्ड ड्रिंक $1 बिलियन का ब्रांड बना है भारत में? तो दोस्तों भारत में $1 बिलियन का ब्रांड बन गया है स्प्राइट। स्प्राइट जो है ये कोका कोला का ही एक ब्रांड है, मतलब इसी का एक पार्ट है कोका कोला का। और कोका कोला के स्प्राइट ब्रांड ने भारत में $1 बिलियन का मार्केटिंग कर लिया है, यानी कि इतने का व्यापार कर लिया है। यहाँ पर आप देख पाओगे ये $1 बिलियन का ब्रांड बन गया है इन इंडिया स्प्राइट। तो कोका कोला चूंकि इसी का पेरेंट कंपनी है तो इसी का ये प्रोडक्ट है, तो इसी की वजह से इसके सीईओ जेम्स क्विंसी ने इसके बारे में बताया हुआ है। इन्होंने ये भी कहा है कि ये वाला जो क्वार्टर था अभी जो बीता, इसमें बहुत ही ज्यादा इसको बढ़ावा मिला, बहुत ही तेजी देखने को मिली और इन सब से देखते हुए ये खुश भी हैं और कंपनी जो है ये लुकिंग टू कंटिन्यू टू इन्वेस्ट स्ट्रांगली इन द कंट्री। ये आने वाले समय में बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट भी करने वाले हैं इंडिया में स्प्राइट को लेकर के। ठीक है, तो स्प्राइट की जो पेरेंट कंपनी है कोका कोला, इन्होंने ये जानकारी दी हुई है। तो ये याद रखिएगा कि स्प्राइट ब्रांड भारत में $1 बिलियन का ब्रांड बन गया है। अब यहाँ पर मैं एक शब्द यूज नहीं कर रहा हूँ यूनिकॉर्न। क्यों नहीं यूज कर रहा हूँ? क्योंकि दोस्तों यूनिकॉर्न स्टार्टअप्स में यूज किया जाता है। स्टार्टअप, कोई भी अगर स्टार्टअप होता है वो अगर $1 बिलियन का बनता है तब फिर उसे हम लोग कहते हैं यूनिकॉर्न। लेकिन चूंकि ये स्प्राइट जो है स्टार्टअप तो है नहीं, ये तो कोका कोला का एक प्रोडक्ट है, एक ब्रांड है, इसी के द्वारा फंडेड है। और ये जब फंडेड है तो ये कोई शुरुआत से स्टार्ट तो किया नहीं गया है, ठीक है, कोई इंडिविजुअल्स के द्वारा। तो इसी वजह से ये जब भी पड़ा हुआ है तो $1 बिलियन का पहुंचा हुआ है, तब हम लोग यूनिकॉर्न नहीं यूज कर रहे हैं। ठीक है, वैसे यूनिकॉर्न्स की अगर संख्या बात करें तो भारत में 106 से ज्यादा यूनिकॉर्न्स हो चुके हैं। आगे बढ़ते हैं, संयुक्त राष्ट्र की 27वीं जलवायु परिवर्तन बैठक का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो दोस्तों 27वीं जलवायु परिवर्तन बैठक, जिसे हम लोग कहते हैं COP27, तो COP27 की बैठक कहां पर होगा? मिस्र में, इजिप्ट में होगा। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र की 27वीं जलवायु परिवर्तन बैठक होगी। इसके बारे में आपको पता है, बहुत दिनों से चर्चा चल ही रही थी और अनाउंसमेंट ऑलरेडी हो गया है कि COP27 ये मिस्र में होगा। COP28 अगर बात की जाए तो ये होगा यूनाइटेड अरब अमीरात में। और वहीं COP26 कहां पर हुआ था पिछली बार? तो ये हुआ था ग्लासगो स्कॉटलैंड में। कहां पर? स्कॉटलैंड में हुआ था, ग्लासगो में। तो फिलहाल COP27 की बैठक होने जा रही है और ये होगा इस बार इजिप्ट में। ठीक है, यानी कि मिस्र के शर्म अल शेख में ये आयोजित किया जाएगा। कब से? 6 नवंबर से शुरू होगा और 5वीं बार ऐसा जब होगा जब अफ्रीका, किसी अफ्रीकन कंटिनेंट के कंट्री में आयोजित किया जा रहा होगा। COP27 3 मुख्य क्षेत्रों पर केंद्रित होगा, जिसका उद्देश्य होगा कि उत्सर्जन को कम किया जाए। इसके अलावा उत्सर्जन बोले तो कार्बन एमिशन, और इसके अलावा देशों को जलवायु परिवर्तन यानी क्लाइमेट चेंजेस से निपटने में मदद करने के लिए बुलाया जाएगा। साथ ही साथ जो विकसित देश हैं उनसे कहा जाएगा कुछ टेक्निकल सपोर्ट भी प्रदान करो। साथ ही साथ जो विकासशील देश हैं उनके लिए धन प्राप्त करने में भी मदद करो। तो ये 3 मुख्य क्षेत्रों पर ये केंद्रित रहने वाला है COP27। कॉप का मतलब होता है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। ठीक है, 27वां इसका संस्करण है, इस वजह से COP27 लिखा जाता है।
यूनाइटेड नेशन के द्वारा होता है और ये जलवायु परिवर्तन पर बैठक होती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग होती है, इसको आप ध्यान रखेंगे, क्योंकि इसी मीटिंग में दुनिया के लोग ये डिसाइड करते हैं कि हमें क्लाइमेट चेंज की तरफ कैसे लड़ना है, क्लाइमेट चेंज से कैसे लड़ना है, ग्लोबल वार्मिंग वगैरह से क्या क्या स्टेप उठाने हैं उससे बचने के लिए। इसी में आपको याद होगा पिछली साल ग्लासगो में जब हुआ था तो पीएम मोदी ने अनाउंस किया था कि हम लोग 2047 तक एनर्जी इंडिपेंडेंट हो जाएंगे और 2070 तक हम लोग कार्बन फ्री कंट्री बन जाएंगे। 2070 तक ये टारगेट दिया था पीएम मोदी ने, ठीक है। और अब की बार देखो क्या होता है, आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश का दूसरा हाथी अभ्यारण्य कहां बनाया जाएगा? तो यूपी का दूसरा हाथी अभ्यारण्य दोस्तों लखीमपुर खीरी में बनाया जा रहा है। लखीमपुर खीरी में ही, उत्तर प्रदेश में ही दुधवा नेशनल पार्क है, ये भी मत भूलना। दुधवा नेशनल पार्क कहां पर है? ये लखीमपुर खीरी में ही है। और अब लखीमपुर खीरी में ही भारत का 33वां और यूपी का दूसरा हाथी रिजर्व या कहेंगे एलिफेंट सेंचुरी स्थापित किया जा रहा है। यहां पर आप आर्टिकल देख पाओगे हिंदुस्तान टाइम्स का, उत्तर प्रदेश सेकेंड एलिफेंट रिजर्व टू कम अप इन खेरी सून, ठीक है। खीरी मतलब लखीमपुर खीरी, लखीमपुर खीरी एक जिला है उत्तर प्रदेश का। तो इसका नाम क्या रखा जाएगा? इसका नाम होगा तराई हाथी रिजर्व। क्या होगा? तराई हाथी रिजर्व होगा। तो इसको केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय से मंजूरी मिल गई है। पहला की अगर बात करें यूपी में तो 2009 में बना था उत्तर प्रदेश में पहला हाथी रिजर्व, जो कि सहारनपुर, बिजनौर और शिवालिक में मिला करके बनाया गया था, ठीक है। अच्छा, केंद्र सरकार ने 3 ऐसे हाथी रिजर्व यानी कि एलिफेंट रिजर्व को मंजूरी दी है, जिनमें एक तो यूपी का है और एक है छत्तीसगढ़ का और एक है तमिलनाडु का। तो 3 को मंजूरी दी है। तो जो छत्तीसगढ़ वाला है और तमिलनाडु वाला है उसका भी नाम आप याद रखेंगे। लेमरू हाथी रिजर्व जो है ये छत्तीसगढ़ में बन रहा है, इसको मंजूरी मिली है। और अगस्त मलाई हाथी रिजर्व तमिलनाडु को भी मंजूरी मिल गई है। तो इस प्रकार से 3 नए एलिफेंट रिजर्व को मंजूरी मिली है। क्लियर बिल्कुल? चलिए, जिसमें से एक यूपी में है। अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश यहाँ पर आप मैप में देख पाओगे, यहाँ की राजधानी होती है लखनऊ। यहाँ के सीएम है योगी आदित्यनाथ बीजेपी पार्टी से, गवर्नर है आनंदीबेन पटेल जी। यहाँ पर झीलों की अगर बात करें तो रामगढ़ ताल, सुराहा ताल, गोविंद वल्लभ पंत सागर, मोती झील वगैरह हैं। दुधवा नेशनल पार्क, नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य, पीलीभीत टाइगर रिजर्व, ठीक है, इटावा लायन सफारी, ये सभी यहीं पर है। चरकुला, नौटंकी, रासलीला, ये सभी रामलीला वगैरह लोक नृत्य यूपी का ही है। नौटंकी पूछा गया था, रासलीला पूछा गया था अभी पेट के एग्जाम में। क्लियर है? यहाँ पर जिलों की संख्या सबसे ज्यादा है, विधानसभा में सीटें सबसे ज्यादा है, विधान परिषद में सीटें सबसे ज्यादा है, लोकसभा और राज्यसभा में सबसे ज्यादा सीटें जाती हैं। क्योंकि सबसे ज्यादा पॉपुलेशन वाला राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश। आगे, हाल ही में किस आईआईटी संस्था को 2021 और 2022 के लिए राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा पुरस्कार मिला? तो ये अवार्ड मिला है आईआईटी मद्रास को। आईआईटी मद्रास वैसे आपको हर एक इंस्टीट्यूट की रैंकिंग में टॉप पर नजर आता है भारत में। तो इसको अभी 2021 और 22 के लिए राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा पुरस्कार भी मिला हुआ है। द हिंदू का आर्टिकल आपके सामने है, आईआईटी मद्रास विंस नेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अवार्ड। तो ये अवार्ड दोस्तों पेटेंट फाइलिंग, अनुदान और व्यवसायीकरण के लिए शीर्ष भारतीय शैक्षणिक संस्थान के लिए दिया गया है इसको। और आईआईटी मद्रास के जो डायरेक्टर हैं प्रोफेसर वी कामाकोटी, इन्होंने ये अवार्ड रिसीव किया है। यह अवार्ड नई दिल्ली में दिया गया एक समारोह में, जो कि दिया है केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल जी ने। इस पुरस्कार में एक ट्रॉफी दी गई, एक सर्टिफिकेट दिया गया और 1 लाख रुपए प्राइज मनी दी गई। ठीक है, आईआईटी मद्रास आप याद रखेंगे, ये हमेशा इंडिया के कोई भी रैंकिंग इंडिया के आती है तो उसमें ये टॉप पर रहता है। ठीक है, आपको याद होगा हाइपरलूप परियोजना के लिए जब एक बार एक टेस्टिंग हुई थी तो उसमें आईआईटी मद्रास के जो रिसर्चर्स हैं ये टॉप पर आए हुए थे। इसके अलावा आईआईटी मद्रास से इंडियन रेलवे ने हाइपरलूप प्रोजेक्ट पर बातचीत करने के लिए एक समझौता भी किया है। भारतीय रेलवे के साथ मिलकर के आईआईटी मद्रास इंडियन रेलवे के लिए हाइपरलूप सिस्टम शुरू करने जा रहा है। भारत और किस देश के बीच उत्तराखंड में युद्ध अभ्यास एक्सरसाइज का आयोजन किया गया? तो दोस्तों भारत और अमेरिका के बीच में युद्ध अभ्यास का आयोजन उत्तराखंड में होने जा रहा है। युद्ध अभ्यास नाम का ये सैन्य अभ्यास है, ये भारत और अमेरिका के बीच में होता है प्रत्येक वर्ष। ठीक है, तो उत्तराखंड के औली में ये आयोजित किया जाएगा। ये इस बार का 18वां संस्करण होगा। पहले तो अक्टूबर में होने वाला था लेकिन थोड़ा सा डिले हो गया, तो अभी ये नवंबर महीने में आयोजित किया जाएगा, 15 नवंबर से 2 दिसंबर के बीच में। ठीक है, उत्तराखंड के औली में।
अब पिछले दिनों में कुछ और अभ्यास और आने वाले समय में कुछ अभ्यास होने वाले हैं, उनका हम लोग रिवीजन करते हैं। जैसे युद्ध अभ्यास तो भारत और अमेरिका के बीच में उत्तराखंड के औली में हुआ। टाइगर ट्रम्प ये भारत और अमेरिका के बीच में विशाखापत्तनम में हो रहा है। अभ्यास 1001 2022 ये भारत अमेरिका के बीच में चेन्नई में हुआ। देखो इंडिया और अमेरिका के बीच में ये सभी आपको दिख रहा है, ठीक है। इसके अलावा इंडिया और अमेरिका के बीच में ही वज्र प्रहार भी होता है। तो ये 4 एक्सरसाइज आप भारत और अमेरिका से याद रखेंगे। जिमेक्स यानी कि जापान इंडिया मैरीटाइम एक्सरसाइज, ये भारत जापान के बीच में बंगाल की खाड़ी में हुआ। मालाबार, मालाबार दोस्तों आपको पता है ये क्वाड कंट्रीज के बीच में होता है। क्वाड कंट्रीज इन 4 कंट्रीज को कहते हैं, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, जापान और अमेरिका। इन 4 देशों के बीच में ये योकोसुका जापान में होने वाला है। ऑस्ट्रे हिंद भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में होगा, ठीक है। ये राजस्थान में होगा। वज्र प्रहार मैंने अभी बात किया, ये बकलो हिमाचल प्रदेश में हुआ। अग्नि वॉरियर ये भारत और सिंगापुर के बीच में महाराष्ट्र में होगा, ठीक है। ये कुछ प्रमुख अभ्यास हैं जो रिसेंट चर्चे में आए हैं। आगे, हाल ही में किसे संयुक्त राष्ट्र की वायु परिवहन समिति के अध्यक्ष के रूप में नामित किया गया? तो अभी हाल ही में दोस्तों शेफाली जुनेजा को संयुक्त राष्ट्र की वायु परिवहन समिति के अध्यक्ष के रूप में नॉमिनेट किया गया है। यहाँ पर आप आर्टिकल देख पाओगे, शेफाली जुनेजा इलेक्टेड एज चेयरपर्सन ऑफ यूएन्स एयर ट्रांसपोर्ट कमेटी, ये नियुक्त की गई हैं। अच्छा, ये भारत की 1992 बैच की इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज की यानी कि इनकम टैक्स कैडर की ये ऑफिसर हैं, तो इनको वहां पर नियुक्त किया गया है। ये भारत की प्रतिनिधि भी हैं, कहां पर? ICAO में, यानी अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन में ये इंडिया को रिप्रेजेंट करती हैं और इनको अभी संयुक्त राष्ट्र की वायु परिवहन समिति का अध्यक्ष नॉमिनेट कर दिया गया है। ये बड़ी बात हो जाती है। क्लियर? वैसे यूनाइटेड नेशन में भारत को रिप्रेजेंट कौन करता है, यानी कि भारत की प्रतिनिधि कौन है, अस्थायी प्रतिनिधि कौन है, आप कमेंट करके मुझे बताएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है, उनका नाम भी आप याद रखेंगे, वो भी लेडीज हैं। चलिए, तो ये तो टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चन थे दोस्तों आज की वीडियो से, जिनका आपने बहुत ही अच्छे तरीके से अध्ययन किया। वीडियो कैसी लगी है आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। लास्ट डे के क्वेश्चन की बात करें तो केरल अपना बॉर्डर आंध्र प्रदेश से नहीं शेयर करता है, जबकि कर्नाटक और तमिलनाडु से शेयर किया करता है। भारत का सबसे बड़ा निर्यातक देश बन गया है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ठीक है। सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है ये, ठीक है। और दूसरे पे UAE है, उसके बाद तीसरे पर नीदरलैंड पहुंच गया है। चलिए, आज आपको क्या आंसर करना है? आज आपको बताना है भारत के कुल कितने ऐसे तट हैं जिनको ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट मिला है। भांग की खेती को वैध करने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा है? दोनों क्वेश्चंस के बारे में आपको जो पता होगा डिटेल में जरूर आंसर करना, और इसकी PDF आपको MZT ऐप पर मिलेगी, तो वहां से डाउनलोड भी कर लेना, ठीक है। वहीं पर क्विज भी मिलती है, क्विज भी जाकर के डेली का डेली आप लोग लगा लिया करो, ठीक है। अच्छा, और टेलीग्राम ग्रुप पर आपको वन लाइनर भेजा जाता है, तो वन लाइनर के रूप में आप रिवीजन भी कर लिया करो। बहुत सारे स्टूडेंट किया करते हैं, डेली का डेली आपको वन लाइनर भेजा जाता है टेलीग्राम पर और व्हाट्सएप ग्रुप पर। तो आप लोग जुड़ जाओ ग्रुप से, और वहां पर आप जो 10 क्वेश्चन का 12 क्वेश्चन का जो पढ़ता है ना वन लाइनर, उसको एक बार रीडिंग जरूर लगा लिया करो, फिर आपका करंट अफेयर पक्का हो जाएगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ तक देखने के लिए। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।